नमस्कार साथियों, टीईटी को लेकर जो रिव्यू पिटीशन माननीय सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी उसका फैसला सुरक्षित कर लिया गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसका फैसला अभी सुनाया नहीं है, लेकिन फैसला हो गया है। साथियों, जब तक फैसला पूरी तरह से नहीं आ जाता तब तक यह बात कहना तो उचित नहीं होगा कि यह फैसला शिक्षकों के पक्ष में नहीं रहा या शिक्षकों के पक्ष में रहा है। लेकिन कई माध्यमों से यह बात निकल के सामने आ रही है और हमारे विभिन्न जो मीडिया ने भी यह बात उजागर लगभग कर दी है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया नहीं है, लेकिन इस बात की सुगबुगाहट शुरू हो गई है कि वह फैसला हमारे शिक्षकों के पक्ष में नहीं रहा है और हमको टीईटी परीक्षा देना अनिवार्य करने जा रही है सरकार। और माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी यह निर्णय हो सकता है। हालांकि इस विषय में अभी यह कहना उचित नहीं होगा कि यही फैसला होगा, लेकिन इस तरह की सुगबुगाहट चल रही है और इस सुगबुगाहट ने और इस तरह की जो बात चल रही उसने हमारे शिक्षकों के माथे पे चिंता की लकीरें फिर से दिखाना शुरू कर दिया है। साथियों, इसमें चिंता की बात नहीं है। अभी अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह डिसीजन शिक्षकों के पक्ष में नहीं रहता है, जो भी याचिकाएं दायर की गई हैं, अगर वो उसके पक्ष में निर्णय सुप्रीम कोर्ट का नहीं रहता है तो भी यह अंतिम निर्णय नहीं होगा। तो एक याचिका और इसके अगेंस्ट दायर की जा सकती है, वह होती है क्यूरेटिव पिटीशन। जी हाँ, क्यूरेटिव पिटीशन जिसको दायर किया जा सकता है। लेकिन यह जो क्यूरेटिव पिटीशन होती है वह माननीय सुप्रीम कोर्ट में दायर होने वाली वैधानिक अंतिम याचिका होती है। इसको अगर हम वैधानिक रूप से देखें तो यह अंतिम याचिका होगी। इसके बाद जो भी निर्णय होगा वो हम सबके लिए मान्य होगा। साथियों, यह क्यूरेटिव पिटीशन क्या है और इसको कौन दायर कर सकता है? अगर दायर होती भी है तो यह इसका टाइम पीरियड क्या रहेगा और इसकी कितनी संभावना रहेंगी कि इसको माननीय सुप्रीम कोर्ट स्वीकार कर ले। साथियों, सबसे पहले बात हम करें क्यूरेटिव पिटीशन की। सबसे पहले बात करें ये क्यूरेटिव पिटीशन है क्या, इसको माननीय सुप्रीम कोर्ट स्वीकार करता है या नहीं करता। अगर करता है तो किस परिस्थितियां में यह स्वीकार की जा सकती है, इसे पिटीशन को दायर कौन कर सकता है और कितना टाइम पीरियड रहेगा जिसके अंदर इसको पिटीशन को दायर करना रहेगा, और दूसरी ये क्या संभावना रहेंगी कि इससे इस केस को जीता जाए या इस पिटीशन के बेस पे शिक्षकों को कुछ राहत मिल पाएगी, ये क्या राहत मिल पाएगी, इसकी क्या संभावना रहेंगी। इन सारे विषयों पर चर्चा हम इस वीडियो में आपसे करने जा रहे हैं। बने रहिए मेरे साथ और इस चर्चा में भाग लीजिए। साथियों, क्यूरेटिव पिटीशन क्या है, अब हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। क्यूरेटिव पिटीशन रिव्यू पिटीशन के बाद दायर की जाती है। रिव्यू पिटीशन का जब फैसला अगर किसी के पक्ष में नहीं आता है तो उसके अगेंस्ट वह क्यूरेटिव पिटीशन दायर कर सकता है। क्यूरेटिव पिटीशन को माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय के विरुद्ध या न्याय पाने का अंतिम संवैधानिक उपाय माना जाता है। इसको अंतिम संवैधानिक उपाय, मतलब संवैधानिक रूप से जो उपाय हम कर सकते हैं भैया है क्यूरेटिव पिटीशन ही होता है। साथियों, क्यूरेटिव पिटीशन यह कौन दायर कर सकता है, इसके विषय में हम चर्चा करें तो सबसे पहले इस पर क्यूरेटिव पिटीशन दायर करने का अधिकार उन्हीं लोगों का रहता है जिन्होंने रिव्यू पिटीशन दायर किया है। इन्होंने रिव्यू पिटीशन दायर किया है और किसी वजह से अगर उनके रिव्यू पिटीशन पर जो निर्णय है उनके पक्ष में नहीं आता है तो वह क्यूरेटिव पिटीशन दायर कर सकते हैं। क्यूरेटिव पिटीशन में वो लोग भी शामिल हो सकते हैं दायर करने में जिन पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। अगर कोई सीधे, अगर कोई, जैसे हम टीईटी के विषय में बात करें, अगर कोई शिक्षक साथी अगर सीधे इसमें भाग नहीं ले सकता तो वह अपने ग्रुप के माध्यम से, अपने विभिन्न जो ग्रुप चल रहे हैं उन या जिसने याचिका दायर की है उनके साथ भी वह इसमें शामिल हो सकता है। संगठन के माध्यम से या सरकार ने याचिका दायर की है, सरकार द्वारा भी यह लगाई सकती है, या हमारे जो संगठन है जिन्होंने रिव्यू पिटीशन दायर की है तो उनके साथ भी हम यह इस ग्रुप में शामिल होकर ये क्यूरेटिव पिटीशन में भाग ले सकते हैं। साथियों, आमतौर पर यह माना जाता है कि क्यूरेटिव पिटीशन जो रहती है उसका टाइम पीरियड वही लगभग 1 माह के जो टाइम पीरियड रहता है, इसे वैसे तो ऐसा माना जाता है कि जल्द से जल्द इसको दायर कर देना चाहिए, क्योंकि यह
जल्द से जल्द दायर कर दे। और इसमें वैसे टाइम पीरियड लगभग 1 माह का समय रहता है, 1 माह के भीतर इसको दायर करना जरूरी रहता है, क्योंकि उसके बाद अगर अपन दायर करेंगे तो पिटीशन दायर तो हो जाएगी, लेकिन उसमें यह बात भी सामने आएगी इतने लेट क्यों आपने दायर की, तो वो भी एक क्वेश्चन मार्क लग सकता है। इसलिए लगभग 1 माह के टाइम पीरियड के भीतर इसको दायर करना जरूरी रहता है। साथियों, अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो क्यूरेटिव पिटीशन है यह स्वीकार होगी या नहीं होगी। सबसे बड़ी बात तो यही है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह रिव्यू पिटीशन के अगेंस्ट जो क्यूरेटिव पिटीशन लगाई जाएगी वो स्वीकार होगी कि नहीं। साथियों, ऐसा माना जाता है कि यह क्यूरेटिव पिटीशन बहुत ही गंभीर मामलों में स्वीकार हो पाती है। जैसे शासन को अगर ऐसा लगता है कि वास्तव में ये रिव्यू पिटीशन का भी जो डिसीजन आया है माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसमें भी कोई बहुत बड़ी त्रुटि रह गई है या इससे ये बहुत बड़ा अमला प्रभावित हो सकता है, जो जिसको न्याय मिलना चाहिए न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो ये इस पिटीशन को स्वीकार किया जा सकता है। अन्यथा बहुत ही कम मामलों में इसको स्वीकार किया जाता है क्यूरेटिव पिटीशन को। साथियों, अब हम बात करते हैं कि यह क्यूरेटिव पिटीशन की बात कब से शुरू हुई है, कब से यह याचिका दायर होना शुरू हुआ है। साथियों, यह सन 2002 से यह मामला सामने आया है क्यूरेटिव पिटीशन दायर होने का। सन 2002 में रूपक अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा वाला जो मामला था उसमें सबसे पहले इस क्यूरेटिव पिटीशन को दायर किया गया था और उसका जो फैसला है हालांकि वो उतना अच्छा नहीं रहा था। उसके बाद याकूब मेमन की जो फांसी की सज़ा हुई थी, याकूब मेमन को जो फांसी की सज़ा हुई थी उसके अगेंस्ट उसने फांसी से राहत पाने के लिए यह क्यूरेटिव पिटीशन दायर की थी और उसका फैसला भी याकूब मेमन के पक्ष में नहीं रहा था और उनको फांसी की सज़ा हुई थी। और तीसरा मामला निर्भया हत्याकांड में जो दोषी थे उन्होंने अपने दोष से बचने के लिए और सज़ा से मुक्त होने के लिए यह क्यूरेटिव पिटीशन दायर की थी, लेकिन हम जानते हैं उनको भी कुछ उसका फ़ायदा नहीं मिला था और उनकी सज़ा बरकरार रही थी। इसलिए ऐसा माना जाता है कि इस केस में पिटीशन इस जो क्यूरेटिव पिटीशन है इसमें जो डिसीजन है वो चेंज होना मतलब बहुत ही रेयर केस में हो पाता है। अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है, अगर होगा तो बहुत ही रेयर केस में ऐसा संभव हो पाएगा। साथियों, हम बात कर रहे हैं कि हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट से इसके लिए कौन इसकी सुनवाई करेगा। तो साथियों, इसमें जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के 3 जो सीनियर जज रहते हैं, 3 सीनियर जज, उनकी टीम ही इस केस की सुनवाई करती है। इसमें जो रिव्यू पिटीशन में जिन्हें फैसला सुनाया है वो जज भी शामिल हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, मतलब ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। अगर वो चाहें तो उन जज को भी इस टीम में शामिल कर सकते हैं, इसकी जो सुनवाई होती है उसमें भाग ले सकती है। साथियों, अब हम सुनवाई की बात करें तो पहले यह जो चैम्बर रहता है उसमें माननीय जो भी जज रहते हैं वो आपस में चर्चा करते हैं, केस को देखते हैं और उनको ऐसा लगता है कि यह सुनवाई करने योग्य केस है तो फिर इसकी खुले अदालत में सुनवाई की जा सकती है। लेकिन उनको पहले ऐसा लगना चाहिए, डायरेक्ट खुले अदालत में सुनवाई नहीं होती। अगर उनको ऐसा लगता है ये सुनवाई योग्य याचिका है तो उस पर खुली अदालत में सुनवाई हो सकती है। साथियों, और खुली अदालत में सुनवाई होने के बाद जो भी डिसीजन हो माननीय सुप्रीम कोर्ट का वह स्वीकार सबको करना रहेगा, क्योंकि यह अंतिम डिसीजन होगा। इसके बाद फिर कोई याचिकाएँ नहीं लग पाएंगी। साथियों, लेकिन अगर हम संभावनाओं की बात करें तो ऐसा बहुत ही कम संभावना रहती है। पहले तो माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह याचिका स्वीकार कर ली जाए, यही बहुत कम संभावना रहती है। और अगर याचिका स्वीकार कर भी ली जाती है तो भी उसका डिसीजन चेंज हो, इसकी भी बहुत कम संभावना रहती है। लेकिन फिर भी हमें अपना पॉजिटिव रुख रखना चाहिए। अगर हमारे ग्रुप द्वारा दायर की जाती है तो उसका रिजल्ट हमारे शिक्षकों के फेवर में रहेगा, ऐसी हम आशा करते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस सुनवाई के दौरान यह भी देखा जाता है कि इस मामले में क्या कोई गंभीर न्यायिक त्रुटि हो गई थी। जो रिव्यू पिटीशन का जो डिसीजन आया था उसमें कोई गंभीर न्यायिक त्रुटि हो गई थी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से किसी प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन हुआ है, या इसके जो फैसला आया है उसमें कोई बहुत जो डिसीजन दिया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिव्यू पिटीशन का डिसीजन दिया गया है उसमें कोई बात छूट गई थी या जो कानूनी रूप से ज़रूरी थी, तो ही इसके पक्ष में या डिसीजन आने की संभावना रहेगी। और इन्हीं विषयों को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनवाई की जाएगी। अगर ये ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि वास्तव में ये याचिका दायर की गई है वह सही है तो फैसला हमारे पक्ष में भी आ सकता है। साथियों,
फैसला जो भी हो वो हमको स्वीकार करना रहेगा। हमारे शिक्षक साथियों को हालांकि आशा से, कहते हैं ना, आशा से आसमान टिका, इसलिए हमको आशा तो ऐसे रखना चाहिए कि जो भी फैसला हो। अभी तो फ़िलहाल हमको रिव्यू पिटीशन के जो डिसीजन है उसके लिए भी आशा रखना चाहिए कि हो सकता है वो फैसला भी हमारे पक्ष में रहे। और अगर वो नहीं रहता है और यह याचिका दायर की जाती है, पिटीशन दायर की जाती है, तो उसका जो डिसीजन है वो भी हमारे शिक्षा जगत के शिक्षकों के पक्ष में रहे, ऐसी हमको आशा है साथियों। लेकिन डिसीजन जो भी हो, हमको अपनी टीईटी परीक्षा की तैयारी अभी से थोड़ी जारी रखना चाहिए। कोई भी डिसीजन आए तो उसका सीधा प्रभाव हम पे ना पड़ पाए और हम अपनी तैयारी को थोड़ी थोड़ी करके जारी रखें, जिससे हमको एकदम से तैयारी करने का जो समय रहेगा फिर शायद कम मिल पाएगा। साथियों, इसी प्रकार शिक्षा जगत से जुड़ी खबरों को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित होता रहा हूँ और होता रहूँगा। मेरा साथियों से निवेदन है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब लाइक कर लें और कमेंट्स में ये बात ज़रूर बताएं कि इसका फैसला संभावित क्या हो सकता है, या इसमें और कौन से पॉइंट्स हैं जो जोड़े जाने चाहिए। हमारे सारे शिक्षक समुदाय इनको पॉइंट्स को उठाएं, जिससे हमारे जो भी साथी अगर ये याचिका दायर करते हैं तो वह उन पॉइंट्स को उसमें जो अपनी याचिका रहेगी उसमें इंक्लूड कर पाएँ, और जिससे हम को जो उसका जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो हमारे फेवर में आ सके। धन्यवाद। जय हिंद।